Today we are going to discuss the 3D clipping. In 3D clipping we use the value और view volume. जैसे कि हमने 2D पढ़ा था वैसे ही हमारी क्या है 3D क्लिपिंग. ठीक है, 3D क्लिपिंग में हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स में या फिर एक क्यूब में हम क्या करते हैं, लाइन को क्लिप कर देते हैं. जो उसके आउटसाइड में जो लाइन होती है उनको क्लिप कर देते हैं. 2D क्लिपिंग में हमने क्या देखा था कि जो हमारी एक विंडो होती है उसके आउटसाइड में जितनी भी जो लाइन ड्रॉ थी उसको हमने क्लिप किया था. बट 3D में क्या है कि हमारा जो बॉक्स होता है, पैरेलल बॉक्स जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लाइन को क्लिप कर देते हैं. और जो इनसाइड वाली जो लाइन होती है वो हमारी विजिबल होती है. ठीक है, तो हमारे जैसे कि हमने दो प्रोजेक्शन यूज़ किए थे, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. वही दो यहाँ पे हैं. एक ये वाला है जो कि हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन है और एक ये है हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता था कि जो इमेज है वो हमारी सेम एज इट इज़ बनती थी व्यू प्लेन पे. ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या था कि पहले व्यू प्लेन पे इमेज क्रिएट होने के बाद वो एक पॉइंट पे मिलती थी. ये पॉइंट मैंने मेंशन भी किया है, इसको हमने नाम दिया था पीआरपी. पीआरपी मतलब प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया, पैरेलल और प्रोजेक्शन. अब हम इसमें एक एल्गोरिथम देखेंगे जिसको हमने नाम दिया है कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिथम फॉर 3D क्लिपिंग. ठीक है, तो जैसे कि हमने 2D क्लिपिंग में पढ़ा था, एक विंडो में हमारे 4 पॉइंट्स होते थे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट. ऐसे ही हमारा 3D क्लिपिंग में हमारे 6 साइड्स होती हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, टॉप, नियर एंड फार. ठीक है, ये जो 6 साइड्स हैं ये हमारी 3D क्लिपिंग में होती हैं. ठीक है, और 6 साइड्स हमारी 3D क्लिपिंग में होती हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि बिट 1 इफ़ एंड पॉइंट इज़ टू लेफ्ट ऑफ द व्यू वॉल्यूम. जैसे कि बिट 1 जो है वो लेफ्ट के लिए यूज़ हो रही है, बिट 2 जो है हमारी राइट के लिए यूज़ हो रही है, बिट 3 बॉटम के लिए, बिट 4 टॉप के लिए एंड बिट 5 नियर के लिए एंड बिट 6 फार के लिए. ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया था, इसके कुछ रूल्स थे. ये देखो, ये रहा जो मैंने 2D क्लिपिंग में आपको पढ़ाया था, वो ये था कि टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट 0 0 0 थी. इफ़ दोनों अगर इसके दोनों एंड पॉइंट 0 0 थे तो वो क्या था, हमारा विजिबल था. अगर हमारा 1 0 0 था तो वो कहाँ मिल रही थी वो लाइन, टॉप में. और अगर 0 1 0 था तो वो कहाँ मिल रही थी, बॉटम पे. ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है 3D क्लिपिंग में होता है. 3D क्लिपिंग में सपोज करो ये कोई लाइन है 1 0 0 1 0 0. ठीक है, तो इसके मैंने सीक्वेंस ले लिया जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, फार, नियर, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट. ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है वही वाली हमारी लाइन कहाँ पे होगी, हमारी लेफ्ट एंड टॉप पे होगी. ये देखिए, ये लेफ्ट पे और ये टॉप पे. तो जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ पे ड्रॉ होगी, लेफ्ट और टॉप पे. इसके कुछ रूल्स हैं, कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिथम के कुछ रूल्स हैं. नंबर 1 रूल्स है हमारा बोथ एंड पॉइंट्स 0 0 तो कम्प्लीटली इनसाइड. ये मैंने आपको 2D में ही बताया था कि अगर दोनों एंड पॉइंट्स हमारे 0 0 होते हैं तो वो कहाँ पे होती है, हमारी विंडो पे लाइट करती है, मतलब कम्प्लीटली इनसाइड होती है. इफ़ बोथ एंड पॉइंट्स इज नॉट 0 0 तो हमने क्या लिया था, लॉजिकल एंड ले लिया था. लॉजिकल एंड के थ्रू हमने उसकी पहले वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और फिर उसके दोनों एंड पॉइंट निकाल लिए थे. ठीक है, और अगर हमारा इफ़ एनी वन एंड पॉइंट नॉन जीरो देन ऑल्सो टेक लॉजिकल एंड चेक रिजल्ट 0 0 मीन्स पार्शली इनसाइड. फॉर दिस वी फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड क्लिपिंग वैल्यू. मतलब एक भी हमारा एंड पॉइंट जो था वो 1 था तो हमने उसको क्या किया था, चेक कर लिया था पहले लॉजिकल एंड के थ्रू. अगर उसका रिजल्ट 0 आ रहा था तो वो पार्शली इनसाइड थी. अदरवाइज हमने क्या किया था, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए थे. इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने एक फॉर्मूले के थ्रू निकाले हैं. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x0 प्लस टी x1 माइनस x0. x0 और x1 क्या आते हैं, हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. जहाँ से हमें लाइन को क्लिप करना है उसके हमें पॉइंट्स कुछ दिए होंगे. ठीक है, तो वो होता हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. ऐसे ही y निकालेंगे, ऐसे ही z निकालेंगे. तो ये था हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली एल्गोरिथम हमारी एग्जाम में नहीं आती ज़्यादा. नेक्स्ट एल्गो है हमारी साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. उसमें क्या हुआ था कि हमने किसी भी पॉलीगन की लाइन को क्लिप किया था. ठीक है, जैसे ये कोहन-सुदरलैंड में हमने क्या किया था कि हमने किसी भी पॉलीगन की या फिर कुछ भी रेक्टेंगल की लाइन को क्लिप किया था. एक हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम है साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी पॉलीगन होता है, जैसे सपोज करो ये है, तो इसकी भी हम लाइन को क्लिप कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे लाइन क्लिप कर देंगे और यहाँ पे लाइन क्लिप कर देंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, आउटसाइड विंडो है और हमें सिर्फ क्या चाहिए होती है, जो विंडो की इनसाइड वाली जो वैल्यू होती है. ठीक है, तो
साइरस बैकलाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या है कि हम पॉलीगन क्लिपिंग को पॉलीगन में किसी भी पॉलीगन में लाइन को क्लिप कर देते हैं। और कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम जो वर्क करती है वो सिर्फ किसके लिए वर्क करती है, रेक्टेंगुलर के लिए वर्क करती है। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम वर्क्स ओनली रेक्टेंगुलर। ठीक, बट साइरस बैक ये किसी भी पॉलीगन के लिए वर्क करती है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमारे 2 या 3 पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसी के थ्रू हम हमारे क्या निकालेंगे, इस एल्गोरिथम को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये हमारा कोई भी पॉलीगन है, ठीक, दिस वन। ठीक है, इसके वेक्टर होंगे, ये एक्स वाई प्लेन पे है। ठीक है, इसके वेक्टर हैं v1, v2, v3, v4, v5 एंड v6। इसमें क्या है कि हमारा इस वाली लाइन को हमें क्लिप करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें जो लाइन क्लिप करनी होती है उसके 2 एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, p1 और p0 और p1 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो p0 की वैल्यू कितनी है, -2, 1 और 6, 3। तो साइरस बैक एल्गोरिथम जो वर्क करती है वो टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, टाइम जैसे कि एक तो हमारा स्टार्टिंग कुछ स्टार्टिंग में कुछ टाइम होगा। ठीक है, और एक हमारा कुछ एंडिंग में टाइम होगा जहाँ से हमारी जो लाइन है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा t क्या है, 0 है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, t1। तो t0 जो हो गया वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और 1 हो गया वो हमारा एंडिंग टाइम हो गया। ठीक, तो लेकिन हमें टाइम कौन सा चाहिए, हमें टाइम ये वाला चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे जो लाइन हमें क्लिप करनी है, क्योंकि ये इसका आउटसाइड पार्ट है तो इसको तो हमें क्लिप करना है, बट हमें जो टाइम चाहिए वो ये वाला और ये वाला टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, T=NI/PI। यहाँ पे ये क्या क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और टाइम और हमारे एक फॉर्मूला और यूज़ होता है T=P0 + T P1 - P0, जो कि हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये वाले और ये वाले, ठीक, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो चलो हम एल्गोरिथम पे आते हैं। अब सबसे पहले हमें इस एल्गोरिथम में क्या करना है कि हमें आउटवर्ड एजेस लेनी है। आउटवर्ड एजेस कौन कौन सी हैं, ये वाली N1, N2, N3, N4 एंड N5। इन एजेस को हम कहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैंने मेंशन करा हुआ है वहीं पे लेनी है आपको। इन एजेस को हम V1 से लेके V2 तक कहीं भी ले सकते हैं, V1 से लेके V6 तक कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये NI का मतलब है हमारा, N का मतलब है नॉर्मल वेक्टर एंड I का मतलब है हमारा एज नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 6 आउटवर्ड एजेस ले ली हैं। ये है हमारी N1, N2, N3, N1, N2, N3, N4, N5। NI1 क्या है हमारा, नॉर्मल वेक्टर है, और I है मेरा एज नंबर XY प्लेन पर। ठीक, तो फिर ऐसे ही हमारा जैसे हमने नॉर्मल वेक्टर लिया है, ऐसे हम एक पॉइंट और लेंगे PI1, जिसके थ्रू मुझे नेक्स्ट फार्मूले के लिए कैलकुलेट करना है। तो जो PE1 लेना है वो मुझे वेक्टर पे ही लेना है, वेक्टर पे ही लेना है, मतलब V1 पे ही लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे V1 पे लिया है PE1, V2 पे लिया है PE2, V3 पे लिया है PE3 एंड V4 पे भी हम ले लेंगे PE4। सॉरी, मैं इसको लिखना भूल गई हूँ। नेक्स्ट है हमारा V5 पे लेंगे हम PE5 एंड V6 पे ले लेंगे PE6। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, PEI को हम पॉइंट एट एज एंड I को हम बोलते हैं एज नंबर, जो कि हमें X और Y प्लेन पे निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्टली तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एंट्री टाइम और लीविंग टाइम। एंट्री टाइम कौन सा है, एंट्री टाइम कौन सा है, ये वाला, एंड लीविंग टाइम कौन सा है, ये वाला। तो फर्स्टली हमें इस वाले फॉर्मूले के थ्रू क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद P(t). चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमने सेम पॉलीगन बना लिया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एल्गोरिथम में समझाया था, वही वाला मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया है।
जिसमें कि मुझे सिर्फ क्या दिए हुए हैं, वेक्टर्स दिए हुए हैं v1, v2, v3, v4, v5 एंड v6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हमें आउटवर्ड एजेस लेनी है, n1, n2, n3, n4, n5 एंड n6। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इस ये समझ में नहीं आएगा तो आप इसके एल्गोरिथम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और अगर ये एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट है 3D क्लिपिंग में, जो कि आती ही है हर बार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, NI को कैलकुलेट कर लेंगे। NI मतलब N1, N2, N3, N4, N5 एंड N6। अब जैसे कि ध्यान से देखना, जैसे कि N1 मैंने इधर की साइड लिया है नीचे, यानी कि मुझे इसी एज पे लेना था, V1 और V2 पे लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X में तो डिक्रीज हो रहा है और Y में भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये लोअर साइड में जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, X में भी डिक्रीज हो रहा है और Y में भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, तो जो वैल्यू हमारी डिक्रीज होंगी हम उनको माइनस में लेंगे। ठीक है, तो N1 को मैंने ले लिया -1 और कोमा -1। ठीक, अब ऐसे ही हमारा N2 में देखेंगे। N2 में क्या है, क्योंकि X हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है तो X की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, बट Y की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। तो जहाँ पे हमारा नो चेंज होगा वहाँ 0 ले लेंगे, और जो हमारा डिक्रीजिंग वाली वैल्यू है वो हमारी -1 ले लेंगे। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया, N3 पे किया। N3 में क्या हो रहा है कि X तो डिक्रीज हो रहा है, X में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट जो है Y ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे इंक्रीज वैल्यू होगी हम वहाँ पे +1 ले लेंगे, और जो डिक्रीज है वो तो आपका ऑलरेडी -1 में है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही मैंने N4 को ले लिया। N4 में क्या है कि X इंक्रीज है और Y भी इंक्रीज है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। ऐसे ही N5 में होगा, X इंक्रीज हो रहा है, Y हमारा नो चेंज में जा रहा है। ठीक है, तो 1, 0। N6 में जो है X इंक्रीज और Y डिक्रीज। ठीक, तो 1, -1, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है PI1 पॉइंट एट एज। ठीक है, आप सभी अपना डायग्राम ओपन कर लें इसको समझने के लिए। तो हमारी जो PE1 की वैल्यू है वो हमारी कहाँ से हो, क्या क्या होंगी, ठीक है, वो हमें देखनी है। PEI1 की वैल्यू जो होंगी हमारी, वो हमारी वेक्टर की वैल्यू होंगी। ये आपको क्वेश्चन में जो V1, V2, V3, V4, V5, V6 की वैल्यू गिवन होंगी, वही हमारी PI1, PE2, PE3, PE4, PE5 एंड PE6 की वैल्यू हमारी होंगी। ठीक है, जो हमारी वेक्टर की वैल्यू होंगी वही हमारी PE1, PE2 की वैल्यू होंगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमारा टाइम कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्टार्टिंग टाइम और लीविंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है T=NI/PI-P0 ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो NI है मेरा, ये हम 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे T1 निकाल रहे हैं, तो T1 जो निकालेंगे वो उसमें हम क्या ले लेंगे, सारी वैल्यू 1 ले लेंगे। तो यानी कि N1 की वैल्यू हो जाएगी, N1 की वैल्यू मैंने आपको प्रीवियसली भी बताई थी कि -1, है। ठीक है, उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने PE1 की वैल्यू को लिख लिया 10, 3, 0। ठीक है, 3, 0 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट P0 ले लिया। P0 जो मुझे एंड पॉइंट्स दिए हुए थे, P0 और P1 जो मुझे दे रखे थे, तो हमारी P0 की वैल्यू कितनी थी, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो P0 और P1 की वैल्यू हमें दे रखी है वही यहाँ पे लिखनी है। तो -2, 1। ठीक, N1 सेम आ जाएगा। P1 हमारा 6, 3 हो जाएगा, माइनस P0 जो है वो हमारा -2, 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने इसको सेम फॉर्मूले में ऐसे ही। अब हम इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं, ठीक है, हम इसको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। -1, -1 सेम रहेगा। पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक, 3 माइनस ये वाला माइनस और -2, यहाँ पे इनके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है, तो 3 और -2, 0 और -1, ये हो गया। ऐसे ही हमारा नीचे हो जाएगा 6, ये देखिए 6, -2 एंड 3 से 1। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएंगी वो ये आएंगी 5,
कोमा -1, ये अभी ऐसे ही रहेगा सेम, और -1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, 6 + 2 8, 3 - 1 2, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की मल्टीप्लाई 5 में, -1 की मल्टीप्लाई -1 में, -1 की ऐसे ही 8 में, -1 की 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा -1 × 5 प्लस -1 इंटू -1, -1 इंटू 8 प्लस -1 इंटू 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई हमारी -4/-10, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऐसे ही हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। T2 की वैल्यू आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे जैसे मैंने आपको T1 की वैल्यू कैलकुलेट कराई है, ऐसे ही T3, T4, T5, T6, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख दिए हैं, आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ से अब हम इन सारे टाइम्स में से हम क्या क्या निकालेंगे, एक टाइम निकालेंगे जो कि एंट्री टाइम होगा, ठीक है। तो जिनके डिनोमिनेटर <0 हैं उनको हमने एक साइड लिख लिया। T1 का क्या था, -4, -10 था। T2 का कितना है, -3/-8, एंड T3 का कितना है, 0, -6। T4 को नहीं लिया, T5 को नहीं लिया, T6 को नहीं लिया, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू लिख ली है, T1, T2 एंड T3। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर इज लेस देन 0, ठीक है। अब इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी हम उसको लिख लेंगे। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो T1 की है। T1 की वैल्यू थी हमारी 4/10, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया 0.4। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, जो डिनोमिनेटर 0 से लेस देन है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन है। तो T4, T5 और T6, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, 0 से बड़े हैं। अब इनमें हमने क्या ले लिया, हमने लोवेस्ट वैल्यू को चूज़ करना है। उसमें हमने प्रीवियस वाले में हमने हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ किया था, इसमें हमें लोवेस्ट वैल्यू को चूज़ करना है। तो लोवेस्ट में कौन सा है, T4, 1 आएगा इसका, ठीक है। 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब T4 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके जो आएगी वो ये आएगी 0.875, ठीक। आप एक बार T4 की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए, उससे हमें ये मिलेगा T4 = 0.875, ठीक है। अब T1 और T4 आ गए, स्टार्टिंग टाइम और लीविंग टाइम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, P मतलब P0 + T, P1 - P0, ठीक है। P0 कितना था मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट जो दे रखा था -2, 1, ठीक। T1 मैंने यहाँ पे ले लिया 0.4, एंड P1 - P0, ये मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था कि जो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया है उन्हीं को लेना है। तो इनको सॉल्व आउट करके हमने क्वेश्चन पहले जब T1 कैलकुलेट किया था वहाँ से आया था हमारा 8,2, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया, -2,1 + 4/10, 0.4 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना, -2 + 1 + 16/5, ये देखो डिवाइड हो गया है, और 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको प्लस में ले लिया दोनों को, -2 + 16/5, 1 + 4/5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनको सॉल्व आउट करके क्या गया, 6/5, 9/5। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट की, ठीक। ऐसे ही हमारा लिविंग टाइम जो नेक्स्ट वाला था वो था 7/8, जो कि हमने क्या लिया था, जो कि हमने प्रीवियस में निकाला था T5, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, वहाँ पे आप T5 कर लेना। T5 को हमने चूज़ किया था जो कि हाईएस्ट वैल्यू थी, ठीक। यही ऐसे ही हमारा जैसे हमने पीछे P कैलकुलेट किया था, यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके 5,11/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी x और y के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं, जिससे हमारी जो है लाइन हमारी विजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ गए, स्टार्टिंग पॉइंट हमने निकाल लिया, लीविंग पॉइंट हमने निकाल लिया। फिर ये देखिए,
T1 और T2 हमने कैलकुलेट कर लिए। T1 और T2 कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये वाला पॉइंट निकालना था और ये वाला पॉइंट निकालना था, जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। यहीं ये एल्गो हमारी यहीं तक थी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें।